नमस्कार दर्शकों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम अक्षय ऊर्जा में। मैं हूं अर्चना तिवारी। विकास में ऊर्जा की महत्वपूर्ण भूमिका है। हमारे देश में अक्षय ऊर्जा के जितने संसाधन मौजूद हैं, अब तक उसका बहुत थोड़ा हिस्सा ही इस्तेमाल हो पाया है। जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों से निपटने के लिए अक्षय ऊर्जा का उत्पादन बढ़ाया जा रहा है और सरकार ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने का हर संभव प्रयास कर रही है। और अक्षय ऊर्जा के महत्व को समझकर ही इस पर अब काफी तेजी से काम किया जा रहा है। तो अक्षय ऊर्जा में आज बात करेंगे सौर ऊर्जा के बारे में। हमारे साथ बातचीत करने के लिए स्टूडियो में दो बेहद खास मेहमान इस वक्त मौजूद हैं। हमारे साथ के.एस. पोपली जी मौजूद हैं, जो CMD इरिडा हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। साथ ही मनोज उपाध्याय जी, जो कि फाउंडर और MD हैं एक्मे सोलर। बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। तो इससे पहले कि हम अपने खास मेहमानों से करें चर्चा, आइए सबसे पहले देख लेते हैं अक्षय ऊर्जा पर बनी ये छोटी सी कहानी। सुबह की सैर कराते हरे भरे पार्क जहां आपको बेहतर सेहत देते हैं, वहीं जन जन की ऊर्जा आवश्यकता की पूर्ति करते हैं सोलर पार्क। हमारे देश में सूरज की खास मेहरबानी है, तभी तो साल में 300 दिन सूरज यहां अपनी ऊर्जा भरी किरणों के साथ आता है। इसी आधार पर सोलर एनर्जी से जुड़ी योजनाएं अपनी सफलता की सुबह देखती हैं और ऐसी ही ऊर्जा भरी योजना है सोलर पार्क अर्थात फोटोवोल्टेक पावर स्टेशन की। रोचक बात यह है कि केंद्र सरकार सोलर पावर पार्क की स्थापना के लिए भूमि, राह जोड़ती सड़कें, जल उपलब्धता और ट्रांसमिशन लाइन आदि को भी प्रोत्साहित करती है। यही तो है केंद्र सरकार और राज्य सरकारों का ऊर्जा भरा साथ। नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय अपनी कुछ सहयोगी संस्थाओं से हाथ मिला अक्षय ऊर्जा स्रोतों को बढ़ावा देता आया है। वर्ष 1987 में ऐसी ही एक संस्था इरिडा यानी इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी लिमिटेड की स्थापना हुई। एनर्जी फॉरएवर यानी ऊर्जा सदा के लिए का उद्देश्य सामने रखकर ये संस्था अपनी 30 वर्ष की सफल यात्रा पूरी करने वाली है। ये वही संस्था है जो अक्षय ऊर्जा स्रोतों, विशेषकर सोलर एनर्जी से जुड़े विभिन्न प्रोजेक्ट्स को वित्तीय सहायता प्रदान करती है। देखा जाए तो सौर ऊर्जा उत्पादन और उसकी ग्रामीण स्तर पर उपयोगिता ऐसे दो मुद्दे हैं जो सीधे विकास से जुड़ते हैं और कौशल विकास के कार्यक्रम स्किल इंडिया को बढ़ावा देते हुए रोजगार भी प्रदान करते हैं। इरिडा इसमें मददगार हो मेक इन इंडिया को आधार प्रदान करती है। दो राय नहीं है कि ऐसी संस्थाओं की वित्तीय सहायता और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय की तकनीकी सहायता और साथ में समुचित दिशा निर्देशों के दम पर ही सोलर पार्क की सफलताएं सामने आई हैं, जो देश में अधिकतम सोलर पावर उत्पादन की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। आने वाले दिनों में सौर ऊर्जा से लैबरेज सोलर पार्क जन जन की आवश्यकता बन पड़ेंगे, तो वहीं प्रगति, विकास और उज्जवल भविष्य को जगमग करेंगे और तब सरकार के स्किल इंडिया, स्टार्टअप इंडिया जैसे कार्यक्रमों को संबल मिलेगा, देश आगे बढ़ेगा। हमारी सौर सफलताएं विश्व पटल पर अग्रणी और अनुकरणीय बन जाएंगी। तो अक्षय ऊर्जा के बारे में काफी कुछ आपको इस छोटी सी कहानी के जरिए जानकारी मिली होगी। अब बात करते हैं अपने खास मेहमानों से। पोपली सर, सबसे पहला सवाल आपसे ये कि सरकार का लक्ष्य क्या है और इसको किस तरह हासिल करने के प्रयास किए जा रहे हैं? सरकार का लक्ष्य पहले जितना था उससे अब 5 गुना बढ़ा दिया गया है। अब हमारा लक्ष्य हो गया 175 गीगावाट, जो कि हमें 2022 तक निश्चित करना है। उसके अंदर 1 लाख मेगावाट जो है, 100 गीगावाट वो सोलर से आएगा और 75 गीगावाट में 60 गीगावाट विंड से आना है, 10 गीगावाट को जनरेशन और बायोमास से आना है और 5 गीगावाट जो है वो स्मॉल हाइड्रो से आना है। अब इसका हमने बहुत ही क्लियर रोड मैप जो है 1 लाख मेगावाट का सोलर का बनाया है। उसके अंदर 60,000 मेगावाट जो गवर्नमेंट ने बनाया है, 60,000 मेगावाट लार्ज ग्रिड कनेक्टेड सोलर प्रोजेक्ट से आएगा और 40,000 मेगावाट जो है वो रूफटॉप सोलर से आएगा। उसके अंदर इन्होंने रूफटॉप सोलर में भी शुरू में जो हम बड़े कमर्शियल और इंडस्ट्रियल इस्टेब्लिशमेंट्स हैं उसमें रूफटॉप लगेंगे, रेजिडेंशियल के साथ साथ लग रहे हैं। नेट मीटरिंग स्कीम्स 21 स्टेट्स ने अनाउंस कर दी हैं।
उसके बाद जो कुछ कुछ पॉलिसी इंटरवेंशंस इन्होंने किए हैं। अच्छा, सोलर प्रोजेक्ट्स के अंदर जो 60,000 मेगावाट आना है उसको भी इन्होंने ब्रेक डाउन किया है कि 20,000 मेगावाट के लिए सोलर पार्क्स बनाए गए हैं। सोलर पार्क्स के अंदर बिडिंग कर रहे हैं, NVVN और सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया बिडिंग रूट से कर रहे हैं और वो उसके बाद PPA साइन कर रहे हैं स्टेट्स के साथ। तो बिडिंग रूट के अंदर आ जाना है। कुछ फार्मर्स स्कीम निकाली है इन्होंने 5,000 से 10,000 मेगावाट, जो फार्मर्स और अनएम्प्लॉयड यूथ के लिए डेवलप करेंगे, उसमें सरकार सब्सिडी देगी। तो इस तरह से जो क्लियर रोड मैप है वो हमने बनाया है। विंड के लिए हमें 60,000 मेगावाट करना है, उसमें 24,000 मेगावाट ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, तो हमें अनदर 36,000 मेगावाट हमें ऐड करना है। तो उसके ऊपर भी कार्य चल रहा है। जहाँ जहाँ भी बॉटलनेक्स हैं उसके ऊपर सरकार अपना कार्य कर रही है। जो सोलर के प्रोजेक्ट्स के लिए इन्होंने पॉलिसी में भी बहुत सारे इंटरवेंशंस किए हैं। रिन्यूएबल परचेज ऑब्लिगेशंस को स्ट्रेंथन करने की बात कर रहे हैं, ट्रांसमिशन कॉस्ट को सोशलाइज करने की बात कर रहे हैं, जो कि अमेंडमेंट के अंदर आएगा। उसके बाद हमने इसको रिन्यूएबल का जो स्मॉल रिन्यूएबल्स को प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग के साथ जोड़ दिया है RBI के अंदर, जिससे कि लोगों को लोन आसानी से प्राप्त हो जाए। उसी तरह हमने सोलर के अंदर इस तरह के बहुत सारे इंटरवेंशंस गवर्नमेंट ने किए हैं, जिससे कि ये और अब तो प्राइसेस भी जो लास्ट बिडिंग हुई थी उसमें 4 रुपये 63 पैसे आ गई, तो वो काफ़ी कम्पिटिटिव है। लोगों को डाउट है कि इसके अंदर क्या ये टेक्नोलॉजी सस्टेन करेगी, लेकिन अगर हम देखें तो ये होता आ रहा है। पहले 15 रुपये आया था, फिर 12 आया, 11 आया, 10 आया। हमेशा ये रहा था कि ये काफ़ी एग्रेसिव है। देखना है, अभी देखते हैं आगे चल के, क्योंकि सोलर पार्क्स डेवलप थे, टेक्नोलॉजी उनको मिल रही है, कॉस्ट फाइनेंसिंग की भी कम हुई है। तो ये सारी चीज़ें देखते हुए हमें लग रहा है, लोगों को विश्वास है कि यस, ये एक टारगेट जो है वो अचीव कर सकते हैं। बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, ऐसा नहीं है कि उनमें प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी, लेकिन एक ये है कि आपको अगर ये पता है ये रोड मैप है और ये प्रॉब्लम्स आपको सॉल्व करनी है, तो उनको प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए जो भी पॉलिसी इंटरवेंशंस हैं, जो भी इंसेंटिव्स हैं, वो दिए जा सकते हैं और उसकी तरफ हम बढ़ सकते हैं। तो और हर साल की प्रोग्रेस के हिसाब से आपका इंटरवेंशंस आएंगे कि भाई ये प्रॉब्लम आ रही है। इंडस्ट्री भी आजकल काफ़ी एक्टिव है, तो इंडस्ट्री भी सजेशंस देती है कि सर ये चेंजेस करने हैं। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि काफ़ी उत्सुकता भी है लोगों में। बिडिंग के अंदर काफ़ी लोग आगे आते हैं और रिन्यूएबल अब एक ग्लोबली आप देखेंगे कि जो इन्वेस्टमेंट रिन्यूएबल में हो रहा है वो सबसे ज़्यादा हो रहा है, कन्वेंशनल से ज़्यादा हो रहा है। तो ये सारी चीज़ें देखते हुए ये लग रहा है कि एक ये जो टारगेट रखा हुआ है काफ़ी चैलेंजिंग है, लेकिन हम अचीव कर सकते हैं इसे। जो उत्पादन का लक्ष्य है सौर ऊर्जा के लिए बहुत बड़ा है, सरकार के प्रयासों को आप किस तरह देखते हैं? 100 गीगावाट अभी तक हिस्ट्री में कभी 5 से 6 साल में हुआ नहीं है। तो हम सब एक लर्न कर रहे हैं कि कौन से प्रोसेस, किस सिस्टम, किस पॉलिसी को बनाई जाए। अभी तक हम 4,500 मेगावाट इंस्टॉल किए हैं, तो 4,500 से 100 गीगावाट पहुंचना अपने हम सब के लिए एक लर्निंग है। लेकिन हम एक इंडस्ट्री से आए हैं जहां से मैं टेलीकॉम का एक उदाहरण दूंगा, जहां हमारे पास 1 करोड़ सब्सक्राइबर 2000 में होते थे और 100 करोड़ सब्सक्राइबर 2012 तक हुए हैं। तो हमने एक इंडस्ट्री में देखा है स्केल अप होते हुए। तो जैसे साहब बता रहे थे, इसको स्केल अप किया जा सकता है। इसमें पॉलिसी लेवल की इंटरवेंशन आएंगी, इसमें फाइनेंशियल लेवल की इंटरवेंशन आएंगी, इसमें टेक्नोलॉजी लेवल की इंटरवेंशन आएंगी। बिकॉज जो चीज़ें हम अभी कर रहे थे उससे कुछ और एक्स्ट्रा करना पड़ेगा, उसको और एक्सेलरेट करना पड़ेगा 100 गीगावाट के लक्ष्य को पाने के लिए। पोपली सर, अक्षय ऊर्जा के लिए इरिडा का क्या योगदान है और किन किन योजनाओं को फाइनेंस करते हैं आप? इरिडा 1987 से इन्होंने काम करना शुरू किया। उस समय ये था कि फाइनेंसिंग कोई करता नहीं था, नई टेक्नोलॉजी थी, रेगुलेशन भी नहीं था और कोई भी बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन नहीं थी। तो उन्होंने कहा कि एक एजेंसी बनाते हैं जो कि शुरू में जो छोटे प्रोजेक्ट्स हैं उनको फाइनेंस करेगी। तो इस उद्देश्य से इरिडा का जन्म हुआ। 87 में इन्होंने छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स फाइनेंस करने शुरू किए। कुछ प्रोजेक्ट्स में फेलियर्स आया, कुछ में सक्सेसेस आते गए। उसके बाद जैसे जैसे टेक्नोलॉजीज़ एक सेक्टर मैच्योर होता गया, बैंक्स ने भी देखा, बाकी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ने भी देखा कि जहाँ पे सक्सेस है, जहाँ पे रिस्क कम है, जिस तरह से रिस्क मिटिगेट हो रहा है, तो उन्होंने भी फाइनेंसिंग शुरू कर दी। तो शुरू में जैसे इरिडा किसी भी क्षेत्र में एक 100% फाइनेंसर इरिडा ही होता था। उसके बाद आज की डेट में हम 20%, 12%, 15% इस रेंज के अंदर हैं। तो ये बहुत अच्छा है कि हम किसी भी टेक्नोलॉजी को कमर्शियलाइज करने के अंदर इरिडा ने काफ़ी अहम भूमिका निभाई है। और आगे जाते हुए भी जैसे जैसे नई टेक्नोलॉजीज आएंगी,
चाहे वेव है, चाहे ओशन टेक्नोलॉजी है, और जो भी नए क्षेत्र के अंदर, तो उसमें एक ये रहता है कि इरिडा आगे आए और फाइनेंस करे। लेकिन अब जिस तरह से इन पिछले 28 सालों के अंदर, 25-27 सालों के अंदर जैसे जैसे कमर्शियलाइजेशन बढ़ा है, तो ये भी ज़रूरी है कि इरिडा कमर्शियल तरीके से काम करे और प्रॉफिट भी बनाए, और सारे जो MOU हम गवर्नमेंट के साथ करते हैं उसके अंदर भी हमारा कमर्शियल एक ऑर्गेनाइजेशन, एक्टिव ऑर्गेनाइजेशन की तरह हम वर्क करें, क्योंकि अब प्रोजेक्ट्स के साइजेस बड़े हो गए, तो ये भी अपेक्षा की जाती कि इरिडा लार्ज एक्सपोजर्स ले उन प्रोजेक्ट्स के अंदर, और उसकी तरफ हम पूरा कार्य कर रहे हैं। मनोज जी, जिस तरह सौर ऊर्जा का उत्पादन बढ़ाने के लिए खूब सोलर पार्क लगाए जा रहे हैं, लेकिन ज़मीन के अधिग्रहण का एक बड़ा मुद्दा है, इस चैलेंज को आप किस तरह देखते हैं? ये बहुत ही चैलेंजिंग है हम सब के लिए। हमें सोलर, जब भी हम टेंडर को जीतते हैं तो हमें PPA दिया जाता है, पावर परचेज एग्रीमेंट दिया जाता है। उस पावर परचेज एग्रीमेंट में हमें 13 महीने से 15 महीने का टाइम मिलता है, राइट, इसको लैंड को लेने के लिए, राइट। इसमें से 6 से 7 महीना हमारा लैंड में ही निकल जाता है। सो ये निकलने के बाद आपके पास सिर्फ 5 और 6 महीने बचते हैं प्रोजेक्ट करने में। सो अगर हमें 100 गीगावाट के स्केल पे करना होगा तो हमें इस पॉलिसी को सिंप्लीफाई करने की ज़रूरत होगी। लेकिन इसके अलावा एक आपके माध्यम से मैं लोगों तक पहुंचना चाहूँगा और बताना चाहूँगा कि जो हमें पंजाब से लर्निंग हुई है, अभी तक हम लोग जिस इंडस्ट्री में काम करते हैं, राइट, वहाँ पर सोलर को ज़्यादा ज़मीन चाहिए, राइट, उसको सोलर के प्लांट लगाने के लिए। अगर सोलर को हम सोलर फार्म या एग्रीकल्चर का दर्जा दे सकें, बिकॉज सोलर भी वही काम करता है जैसे हम एग्रीकल्चर में कोई चीज़ लगाते हैं और वहाँ से आउटपुट लेते हैं, सोलर में हम एग्जैक्टली वैसे करते हैं। हम लैंड का कंटूर नहीं चेंज करते, हम लैंड की क्वालिटी नहीं चेंज करते। इनफैक्ट हम सोलर को लगा के अगर 25 साल बाद चाहें तो वहाँ से लैंड हटा ले सकें। तो मैं लोगों से अपील करना चाहूँगा कि वो अपने ज़मीन को, जो अधिक उपजाऊ नहीं है, जहाँ पर वो ठीक से फार्म नहीं कर पा रहे हैं, वो सोलर डेवलपर को लीज रेंटल पे दें। उससे उनको 25 साल तक फिक्स इनकम, इनफैक्ट इन्फ्लेशन इन बिल्ट इनकम मिलती रहेगी, और हम लोगों को ये फ़ायदा मिलेगा कि वहीं पर पावर जनरेट कर पाएंगे जहाँ पर लोगों को चाहिए होगा। हम उन ज़मीन को यूज कर पाएंगे जो ज़मीन मार्जिनल लैंड है। इसी तरीके से मैं एक और बात बताना चाहूँगा कि कुछ समाज के वर्ग को, राइट, मार्जिनल लैंड मिली हुई है, राइट। आज उन लैंड को ना तो वो बेच पाते हैं, ना तो लीज कर पाते हैं, और ना सही तरीके से यूज कर पाते हैं, बिकॉज उसमें लागत बहुत ज़्यादा आती है, और चूँकि वो लैंड बहुत अच्छी नहीं है इसलिए लोग उसमें इतना ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाते, या करते हैं तो उनको लॉस होता है। तो ऐसी जो खाली पड़ी हुई ज़मीनें हैं, राइट, मार्जिनल लैंड है, इनको हमें सोलर के लिए देना चाहिए। इससे हमें गरीबी उन्मूलन में भी एक बहुत बड़ी सहायता मिलेगी। अगर हम 100 गीगावाट सोलर लगाएंगे तो 1 लाख मेगावाट मीन्स 5 लाख एकड़ ज़मीन। ये 5 लाख एकड़ ज़मीन अगर हम ऐसी ज़मीन यूज करें जो मार्जिनल लैंड है, तो हमारे देश में बहुत ज़्यादा मतलब प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी लैंड के बारे में। सो मेरी रिक्वेस्ट है लोगों से कि मतलब सोलर के लिए लोग अपने ज़मीन को दें, लीज रेंटल पे दें, राइट। हमें ज़मीन खरीदने में, कोई सोलर पावर डेवलपर ज़मीन खरीदना नहीं चाहता, क्योंकि उसका बिजनेस ज़मीन मैनेजमेंट नहीं है। उसका ये है कि वो सोलर की किरणों को रोक सके, उसको बिजली में कन्वर्ट कर सके और ग्रिड में फीड कर सके, और 25 साल बाद वो ज़मीन जिसका है उसको वापस कर सके। सर, कोऑपरेटिव क्षेत्र में किस तरीके से इरिडा फाइनेंस करता है? को जनरेशन के जो प्रोजेक्ट्स हैं शुगर के, उसके अंदर जैसे कोऑपरेटिव शुगर मिल्स होती हैं, उनको पावर प्लांट लगाना है, तो उनके पास इतना पैसा नहीं है, मैनेजमेंट स्किल्स भी नहीं है। तो उसमें कुछ स्टेट्स ने ये किया कि को जनरेशन के प्रोजेक्ट को बूट मॉडल, जिसको कहते हैं बिल्ड ऑन ऑपरेट एंड ट्रांसफ़र मॉडल के ऊपर कंपनीज़ को अलॉट किया। तो उन कंपनीज़ में ये होगा कि वो कंपनी उनके लिए पावर प्लांट लगाएंगी, जो इनको चाहिए शुगर के लिए, आपको स्टीम चाहिए, स्टीम उनको देंगे, और ये शुगर वाले बगास इनको प्रोवाइड करेंगे, और ये फिर फीड कर देंगे। तो इससे दोनों के लिए आराम हो जाएगा कि इनको स्टीम मिल जाएगी बिना कुछ खर्चा किए हुए, और इनको पावर आप सप्लाई कर देंगे, और इनको पैसे भी नहीं लगाने। उसके बाद वो आपस में जो एग्रीमेंट करना चाहें वो पॉसिबल है। सौर ऊर्जा को उद्योग से जोड़ने के क्या प्रयास है? एक्चुअली अगर आप देखें, ज़्यादातर उद्योग अपने देश में सुबह से शुरू होते हैं और शाम को बंद होते हैं, और हमारे सामने सूरज भी उसी समय अवेलेबल होता है। तो अगर हम चाहें तो जो इंडस्ट्रियल लोड है, राइट, उसको पूरी इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल लोड को पूरी तरह सौर ऊर्जा संचालित बना सकते हैं। इसमें 2 तरीके के पॉलिसीज़ हैं। एक, मीटर के बाद जहाँ पर आपका कनेक्शन आता है, उस जिस
इंडस्ट्री को कनेक्ट किया जाता है, उसके बाद लगाने का सोलर पैनल मतलब उस बिल्डिंग में उस बाउंड्री के अंदर लगाने का है। वहाँ पर बहुत बड़ा स्कोप नहीं आपको मिलता है, बिकॉज़ अधिकतर बिल्डिंग को जो शहर के किनारे हैं उनकी लैंड कॉस्ट इतनी ज़्यादा है कि उनको इतनी जगह नहीं मिल पाती कि वो सोलर लगा सकें। और दूसरा, वो छत पे भी लगाना नहीं चाहते, क्योंकि छत पे लगा लें तो कभी उनको एक्सपेंशन करना पड़े तो भी ये प्रॉब्लम आती है। सो लोग क्या करते हैं कि बगल में आसपास के एरिया में अगर कहीं खाली ज़मीन पड़ी है तो वहाँ लगा के और वहाँ से फीड इन कर देते हैं ग्रिड में, और यहाँ पर उसको ले लेते हैं। उसको अंडर ओपन एक्सेस पॉलिसी के अंदर में गवर्नमेंट रेगुलेट करती है। हमारा चैलेंज ये है कि हमारी जो यूटिलिटी, स्टेट यूटिलिटी है, वो उनका फाइनेंशियल जो हेल्थ है वो इतना अच्छा नहीं है। सो वो काफ़ी आनाकानी करते हैं ऐसे कनेक्शन प्रोवाइड करने में। हालांकि एक्ट में बहुत अच्छा प्रोविज़न है कि आप कहीं भी पावर जनरेट करके दूर कहीं भी अपने कंजम्पशन पॉइंट तक ला सकते हैं, लेकिन आपको स्टेट ग्रिड को यूज करना पड़ता है। स्टेट को लगता है कि आप उसके प्रीमियम कस्टमर हैं, इंडस्ट्री, कमर्शियल इस्टेब्लिशमेंट, उनको वो देना नहीं चाहते। उनसे ये लगता है कि अगर वो चले जाएंगे, ऐसे सारे कस्टमर चले जाएंगे, तो उनके पास हाई कॉस्ट पेइंग कस्टमर बहुत कम रहेंगे, जिससे वो विलेज के एरिया में कैसे पावर दे पाएंगे, राइट। सो एक समस्या उनकी भी है, राइट। लेकिन अगर हम इसको बड़े रूप में सॉल्व करें, राइट, कि हर विलेज का अपना एक डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर बना सकें, वहीं से पावर जनरेट करें, वहीं सोलर लगा के अब 4 रुपये 63 पैसे या 5 रुपये में अगर सोलर को उसी गांव में जनरेट कर सकें, तो शायद एक बार लगाने के बाद नेक्स्ट 25 साल कोई सब्सिडी की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सर, ग्रीन बॉन्ड स्कीम के बारे में बताइए, किस तरह इसका लाभ लोगों को मिल सकता है? ग्रीन बॉन्ड में और दूसरे बॉन्ड्स में ऐसे कोई फ़र्क नहीं है। सिर्फ ये जो है, ग्रीन बॉन्ड से जैसे हमने पैसा लिया तो हमारा पैसा रिन्यूएबल एनर्जी में जाएगा। जो भी कंपनी भी पैसा लेती है तो वो रिन्यूएबल एनर्जी के लिए, रिन्यूएबल के लिए जाएगा। तो उससे एनवायरनमेंट के प्रति जो ज़्यादा जागरूक हैं, वो अगर 2 बॉन्ड आते हैं मार्केट में और सेम रेट पे है, तो वो ये चाहेंगे कि हम ग्रीन बॉन्ड्स ले लें। तो एक ये निश मार्केट क्रिएट हो जाएगी ग्रीन बॉन्ड से। दूसरा ये है कि हो सकता है कल को अगर ग्रीन बॉन्ड्स का रेट कम भी है तो भी हो सकता है कि कुछ लोग जो ज़्यादा जागरूक हैं, जो जानते हैं कि एनवायरनमेंट के लिए हम ये सब कर रहे हैं, तो हो सकता है वो कम रेट वाले बॉन्ड अगर ग्रीन बॉन्ड हैं तो वो भी खरीद लें। तो ये जो एक शुरुआत है कि भाई ग्रीन की तरफ जाना, एनवायरमेंटली साउंड पॉलिसी की तरफ, कि आप जो अपना पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं वो एनवायरनमेंट को हार्म नहीं करेगा। तो इस तरह से ये सबसे पहले बाहर शुरू हुआ, अब इंडिया के अंदर भी ग्रीन बॉन्ड शुरू हो जाएंगे। हम तो जो बॉन्ड रेस करते थे हम उनको ग्रीन नहीं कहते थे, हम तो रेस कर रहे थे और हमारा सारा का सारा पैसा रिन्यूएबल के लिए जा रहा था। लेकिन अब जैसे ग्रीन बॉन्ड आ जाएगा तो वो लोग रेस करेंगे और वो पैसा उनको रिन्यूएबल के अंदर लगाना है। सर, जिस तरीके से सोलर का प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा हो रहा है, इस्तेमाल लोग अब कर रहे हैं, काफ़ी सारे स्किल्ड लोगों की ज़रूरत पड़ेगी इसमें, इसे आप किस तरह देखते हैं? ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है हमारे देश के लिए। अगर हम 1 लाख मेगावाट का सोच रहे हैं तो हज़ारों लोग या लाखों लोग लगेंगे, राइट। अब आपको बताएं, अगर हमें कोई प्रोजेक्ट उड़ीसा में लगाना है तो उड़ीसा में जाके हम यहाँ से मज़दूर को नहीं ले जा सकते। इसका मतलब हम लोगों को वहाँ इन्वेस्टमेंट करनी होगी, वहाँ पर लोगों को ट्रेन करना होगा। फॉर्चुनेटली सारे स्टेट आजकल सोलर में, बिकॉज सोलर की प्राइस कम हुई है और सेंट्रल गवर्नमेंट भी काफ़ी सपोर्ट कर रही है, तो हर स्टेट अडॉप्ट कर रही है सोलर को, राइट, मैसिव वे में। तो इसमें हो ये रहा है कि हम लोग जाके वहाँ पर ITI से मिलके, पॉलिटेक्निक से मिलके, इंजीनियरिंग कॉलेज से मिलके एक स्पेशल ट्रेनिंग कोर्स बना रहे हैं, जहाँ पे वहाँ से लोगों को ट्रेनिंग दिया जा सके। तो जब हम वहाँ जाएं लगाने के लिए, या उसको 25 साल तक जब हम चलाएं प्लांट को, तो वहाँ के लोकल लोग हमें अवेलेबल रहें, बिकॉज सबसे ज़्यादा लोकल लोग ही उस चीज़ को मेंटेन कर सकते हैं। अगर हम दिल्ली से ले जाके और उड़ीसा में मेंटेन करना चाहेंगे तो ना तो दिल्ली वाला आदमी खुश रहेगा, राइट, न उसकी प्रोडक्टिविटी आएगी और उसकी कॉस्ट भी ज़्यादा होगी। अगर वहीं का आदमी ट्रेन होकर उस प्लांट को संभाल सके तो हम सबके लिए बहुत अच्छा होगा। स्टूडियो में हमारे साथ काफ़ी सारे दर्शक मौजूद हैं, आइए जानते हैं उनके जहन में क्या सवाल हैं आज सौर ऊर्जा को लेकर। यदि हमें सौर ऊर्जा के क्षेत्र में अपना कैरियर बनाना हो तो उसके लिए क्या हमारे लिए कोई इंस्टीट्यूशंस या कुछ है जहां हम इसके रिलेटेड अपनी पढ़ाई कर सकें और अपना करियर बना सकें? देखिए, एक तो इंस्टीट्यूट है गुजरात में, गुजरात एनर्जी रिसर्च मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट, जो कि वहाँ पे ट्रेनिंग प्रोवाइड करता है रिन्यूएबल एनर्जी के लिए। इसी तरह रिन्यूएबल एनर्जी के क्षेत्र में बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स हैं। द एनर्जी एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट भी कोर्सेज कंडक्ट करता है रिन्यूएबल के लिए।
काफ़ी सारे ट्रेनिंग प्रोग्राम्स हमारे सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सोलर एनर्जी जो है नाइस गुड़गांव में, वो कंडक्ट कराता है। और अभी ये प्रयास किया जा रहा है कि सारे कॉलेजेस में और स्कूलों में रिन्यूएबल एनर्जी का ज्ञान आप सबको दिया जाए, और उसके बाद स्पेशलाइज कोर्सेज जो हैं वो आगे करवा दिए जाएंगे। जैसे जैसे ये हमारा फील्ड बढ़ेगा, ये सब प्रोवाइड करने के लिए गवर्नमेंट ने ऑलरेडी प्लानिंग करी हुई है। आज देश में हर ओर अक्षय ऊर्जा के बारे में चर्चा हो रही है। उम्मीदें हैं प्रगति की और रोजगार मिलने की। आइए देखते हैं अक्षय ऊर्जा की सफलता की कहानी। छत्तीसगढ़ की नई राजधानी नया रायपुर और यहाँ का नया मंत्रालय महानदी भवन। यहाँ न केवल विकास की गति बढ़ी है, बल्कि यह दूसरे राज्यों के लिए भी अक्षय ऊर्जा के क्षेत्र में एक उदाहरण बन गया है। छत्तीसगढ़ सरकार ने छत्तीसगढ़ में नवीकरणीय ऊर्जा के दोहन हेतु वर्ष 2002 में एक नीति जारी की थी। विगत कुछ वर्षों में अपनाए गए प्रगतिशील दृष्टिकोण में परिवर्तनों के आधार पर आने वाले 5 से 10 वर्षों के भीतर बड़े पैमाने पर सौर विद्युत परियोजनाएं लगाने के लिए छत्तीसगढ़ राज्य की तैयारियां उन्नत चरण में हैं। नया रायपुर में स्थित मंत्रालय का निर्माण नया रायपुर विकास प्राधिकरण द्वारा किया गया है, जिसमें मंत्रालय भवन की कुल वार्षिक विद्युत खपत लगभग 57 लाख किलोवाट है। इस जरूरत के मद्देनजर राज्य ने एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए 1 मेगावाट का सोलर प्लांट स्थापित किया। विद्युत की बढ़ती हुई मांग को पूरा करने की दृष्टि से पर्यावरणीय और आर्थिक रूप से स्थायी ढंग से राज्य ने सौर विद्युत उत्पादन को प्रेरित, विकसित और प्रोत्साहित किया है। सौर ऊर्जा संयंत्र के क्षेत्र में 1 मेगावाट का यह संयंत्र विद्युत की आपूर्ति करने के साथ ही साथ पर्यावरण को प्रदूषण रहित रखने में भी मददगार साबित हो रहा है। राज्य द्वारा सौर ऊर्जा विद्युत परियोजना के विकासकर्ताओं को राज्य में स्वयं के उपयोग या छत्तीसगढ़ राज्य के बाहर बिजली के विक्रय हेतु सौर विद्युत संयंत्र की स्थापना हेतु भी प्रोत्साहित किया गया है। यह सोलर प्लांट छत्तीसगढ़ राज्य अक्षय ऊर्जा विकास अधिकरण के सहयोग से लगाया गया है। क्रीड़ा ऊर्जा विभाग राज्य शासन के ऊर्जा विभाग अंतर्गत गठित एक संस्था है, और 2000 में जब छत्तीसगढ़ राज्य बना उसके तुरंत बाद इसके गठन की भी तैयारियां शुरू हो गई। मई 2001 में इसका गठन हुआ, और ऊर्जा मंत्री इस क्रीड़ा के अध्यक्ष होते हैं। अभी वर्तमान में ऊर्जा का प्रभार, ऊर्जा मंत्रालय का प्रभार माननीय मुख्यमंत्री जी के पास है, और 2003 से लेकर के अब तक लगभग विगत 12-13 वर्षों से माननीय मुख्यमंत्री जी ऊर्जा मंत्री के साथ साथ क्रीड़ा के अध्यक्ष भी हैं। हम लोग पूरे प्रदेश में जहाँ भी अपारंपरिक ऊर्जा के क्षेत्र में जो भी कार्य वो किसी भी विभाग से संबंधित क्यों ना हो, क्रीड़ा के द्वारा उसका क्रियान्वयन किया जाता है। भारत सरकार का अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय इस ऊर्जा के उपयोग को प्रोत्साहन देने हेतु प्रौद्योगिकी विकास, प्रमाणन, आर्थिक एवं वित्तीय प्रोत्साहन, जन प्रचार जैसे कार्यक्रम चला रहा है। इसके फलस्वरूप प्रौद्योगिकी अब लगभग परिपक्वता प्राप्त कर चुकी है और इसकी दक्षता और आर्थिक लागत में भी काफी सुधार हुआ है। ग्रीन पावर की जो अवधारणा है उसके आधार पर यहाँ पर इस नया मंत्रालय जो नया रायपुर बना है उसके लिए 1 मेगावाट का कैप्टिव सोलर पावर प्लांट लगा है। ये जो सोलर प्लांट लगा है यहाँ पर जो आप देख रहे हैं, ये सोलर प्लांट देश का पहला कैप्टिव पावर प्लांट है, सबसे बड़ा, जो भारत शासन के द्वारा वित्तीय सहायता से लगा है। इस सोलर प्लांट की खासियत ये है कि जो मंत्रालय बिल्डिंग है इसमें सबसे पहला 5000 बिजली का जो कंजम्पशन है वो सोलर प्लांट के माध्यम से होता है। उसके बाद जो बची हुई लाइट है वो ऑटोमेटिकली जो इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की लाइट है वो कंज्यूम कर लेता है। आज भी यह संयंत्र उतनी ही दक्षता से काम कर रहा है जितना प्रारंभिक वर्षों में किया करता था, और इसका एक प्रमुख कारण है इस संयंत्र की उचित देखभाल। यह सोलर प्लांट
न केवल नवीनीकृत ऊर्जा उत्पादन के क्षेत्र में एक मिसाल है, बल्कि यह एक ऐसा प्रेरणा स्रोत है जिसकी सफलता को देखते हुए अन्य सरकारी एवं निजी कार्यालयों में भी सोलर प्लांट लगाए जा रहे हैं। अक्षय ऊर्जा में आज हमने बात की सौर ऊर्जा के बारे में, और अब बारी है आपके लिए सवाल की। आपको ये बताना है कि देश की एकमात्र ऐसी संस्था कौन सी है जो अक्षय ऊर्जा के लिए सबसे ज्यादा फंडिंग करती है। आप अपने सवाल का जवाब हमें इस पते पर लिख सकते हैं। हमारा पता है अक्षय ऊर्जा, कमरा नंबर 622, दूरदर्शन भवन, टावर बी, कोपरनिकस मार्ग, मंडी हाउस, नई दिल्ली 110001। आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस है akshayoorja.ddk@gmail.com। तो अक्षय ऊर्जा में सौर ऊर्जा के बारे में काफी महत्वपूर्ण जानकारियां हमने अपने खास मेहमानों से हासिल की। बहुत बहुत धन्यवाद स्टूडियो में आने के लिए और दर्शकों को काफी महत्वपूर्ण जानकारियां देने के लिए। तो अक्षय ऊर्जा में आज का सफर बस इतना ही। हर शनिवार सुबह 8:30 बजे देखना ना भूलिए अक्षय ऊर्जा। नमस्कार।